Subscribe Commerce with MG YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 10 दैट इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हर गवर्नमेंट का एम होता है कि उनकी जो कंट्री है वहाँ पर उनके लोगों का जो वेलफेयर हो वो मैक्सिमाइज हो। ठीक है, तो वो कैसे मैक्सिमाइज करेंगे? वो अपने कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चरल, इकोनॉमिक एंड वेलफेयर एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, जिसको बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत सारा एक्सपेंडिचर को इनकर करना पड़ेगा। अब इतना सब एक्सपेंडिचर अगर उन्हें इनकर करना है तो उसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ प्लानिंग और पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब किस चीज़ से होता है? ये सब होता है बजट के द्वारा। तो बजट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज के बारे में लिखा होता है कि एक फिस्कल ईयर के दौरान गवर्नमेंट कितना खर्चा करने वाली है। तो उन सब डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? हम बजट कहते हैं। ठीक है, तो बजट क्या है? जिसमें आपका क्या लिखा होगा? गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज लिखी होंगी। ओके, तो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज की जो डिटेल्ड स्टेटमेंट है कि कितना हम खर्चा करेंगे अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इकोनॉमिक पर, सोशल वेलफेयर पर, सारी एक्टिविटीज़ पर हम कितना खर्चा करेंगे और कितना हमारे को पैसा भी मिलेगा अलग अलग सोर्सेज से, तो उस सब का डिटेल स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। आइए डेफिनेशन रीड करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट? इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। क्या है बजट? एक एनुअल स्टेटमेंट है शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, जो आइटम वाइज एस्टिमेट बता देता है, आपको अनुमान बता देता है कि कितना आपका पैसा आएगा और कितना आपका खर्चा होगा ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर और अ फिस्कल ईयर। तो हम फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर एक ही बात है। तो एक फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर में कितना आपके पास अनुमानित पैसा आएगा और आप कितना खर्च करेंगे, उसकी जो स्टेटमेंट होती है उसी को हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। तो एक फिस्कल ईयर हमारा अप्रैल 1 से शुरू होता है और मार्च 31 में फिनिश हो जाता है। ओके, तो बजट जो होता है हर गवर्नमेंट को प्रिपेयर करना होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट को बजट प्रिपेयर करना है। लेकिन हमारे क्लास 12th में क्योंकि हमारा सिलेबस रिस्ट्रिक्टेड है तो हमें खाली सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि बजट को हमें पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना पड़ता है। पहले प्रेसिडेंट से उससे साइन करवाने पड़ते हैं। अगर प्रेसिडेंट ने आपका अप्लाई कर दिया उसे, तो उसके बाद हम उसे पार्लियामेंट में अप्रूव्ड करेंगे। पार्लियामेंट में अप्रूव्ड होने के बाद ही बजट क्या होता है? इम्प्लीमेंट किया जाता है। आइए सीखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट बनाने के ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों हम गवर्नमेंट के बजट को बनाते हैं? देखिए, इसके मेन 6 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए आप ध्यान दीजिए कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है गवर्नमेंट बजट का वो है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, हमारे जो कंट्री है उसमें रिसोर्सेज हैं, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हमें उन लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छी तरह से रीएलोकेट करना पड़ता है, बांटना पड़ता है। ठीक है, तो हम कहाँ कहाँ गवर्नमेंट रिसोर्स बांटती है? गवर्नमेंट इकोनॉमिक मोटिव के लिए भी अपने रिसोर्सेज को बांटती है और सोशल प्रायोरिटी में भी अपने रिसोर्सेज को बांटती है। इकोनॉमिक मोटिव का मतलब होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अपने रिसोर्सेज को गवर्नमेंट उस जगह लगाएगी जहाँ से उन्हें प्रॉफिट मिलेगा और कुछ रिसोर्सेज को उस जगह लगाएगी जहाँ से लोगों की भलाई होगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्स टू रीएलोकेट रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद द इकोनॉमिक मोटिव एंड सोशल प्रायोरिटी। ओके, अब ये कैसे अचीव कर पाएगी गवर्नमेंट? तो ये 2 मेजर से वो अचीव कर पाती है। फर्स्ट इज टैक्स कंसेशन और सब्सिडी। या तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स कंसेशन या सब्सिडी दे देती है, टैक्स में छूट या सब्सिडी दे देती है। जैसे आपको पता है कि जो भी नेसेसिटी आइटम्स होते हैं, याद रखना, जो भी नेसेसिटी आइटम्स या फिर हम कमोडिटी कह सकते हैं, जो भी नेसेसिटी आइटम होते हैं जो हमारे जरूरी हैं, उनको बेचने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? फर्म्स को सब्सिडी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? सब्सिडी। जैसे एलपीजी सिलेंडर एक नेसेसिटी आइटम है हर होम में। ओके, तो यहाँ पर जब हम एलपीजी सिलेंडर लेते हैं तो जो एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड करती है फर्म्स, उनको गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प देती है ताकि लोगों तक ये क्या पहुंचा पाए? गैस सिलेंडर पहुंचा पाए। ठीक है, तो इस तरीके से उनका एक सोशल प्रायोरिटी पूरा हो जाएगा। वैसे ही गवर्नमेंट टैक्स, कभी कभार जो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि नहीं, जो चीज़ हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए,
उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स भी बढ़ा देती है। जैसे जो हमारे लिए हार्मफुल चीजें हैं, जैसे लीकर, सिगरेट्स, ठीक है, ऐसी सारी चीजों में गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स बढ़ा देती है। टैक्स इसलिए बढ़ाती है जिससे उनका इकोनॉमिक मोटिव पूरा हो जाए। दो मोटिव पूरे हो जाएंगे, एक तो लोग उसे कम पिएंगे क्योंकि टैक्स जब बढ़ेगा उस प्रोडक्ट में तो वो काफी कॉस्टली हो जाएगा, और दूसरा अब लोग अगर जिसे खरीदना है वो तो खरीदेंगे, तो खरीद के क्या होगा, गवर्नमेंट के पास ज्यादा टैक्स आएगा, गवर्नमेंट का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज को एलोकेट किया। और वैसे ही डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें क्या होता है, देखिए बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं, बहुत सारी ऐसे गुड्स होते हैं जो प्राइवेट फर्म्स बनाने में हिचकते हैं, क्योंकि प्राइवेट फर्म्स जो भी काम करते हैं वो प्रॉफिट मोटिव से करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो काम है वो प्रॉफिट मोटिव तो अलग है, लेकिन उनका काम सोशल वेलफेयर ज्यादा है। तो सपोज आपको रूरल एरिया में एक हाईवे बनाना है। अब रूरल एरिया में हाईवे बनाना है तो कोई भी प्राइवेट फर्म वहां हाईवे बनाने नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पर अगर वो हाईवे बनाएगी तो उन्हें कोई प्रॉफिट वहां से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हाईवे बना के प्रॉफिट तभी मिलता है जब वहां पर गाड़ियों का आना जाना हो। तो रूरल एरियाज में तो इतना गाड़ियों का आना जाना नहीं होता, लेकिन रूरल एरियाज में भी तो रोड होनी चाहिए ना। तो वहां पर कौन नहीं गया, प्राइवेट फर्म्स तो गई नहीं, तो वहां किसको जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ही वहां पर जाना पड़ेगा, ठीक है, तो सर्विस देनी पड़ेगी। वैसी कोई गुड्स का भी ऐसे प्रोडक्शन हो सकता है। तो जहां पर प्राइवेट लोग अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, प्राइवेट सेक्टर, वहां पर गवर्नमेंट सेक्टर को अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है और रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है। आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। देखिए दूसरा पॉइंट हमारा है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट बजट से एक और ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहती है कि जो पुअर और रिच के बीच में इनइक्वालिटी है वो क्या हो, रिड्यूस हो। तो गवर्नमेंट का एम होता है कि इन्फ्लुएंस करे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये जो इनकम में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इन्फ्लुएंस करे, उसको चेंज करे। ये नहीं देखे कि कोई लोग तो बहुत अमीर हो जा रहे हैं और कुछ लोग बहुत गरीब रह जा रहे हैं। तो इसको कैसे चेंज कर सकती है गवर्नमेंट, बाय इम्पोजिंग टैक्स। तो टैक्स इम्पोज करती है वो किसके ऊपर, रिच के ऊपर। तो रिच जो होते हैं उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट लगाती है और स्पेंड मोर फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर, और पुअरों की भलाई के लिए वो ज्यादा स्पेंड करती है। रिच से वो पैसे लेती है एज अ टैक्स और पुअरों को वो पैसे देती है उनकी वेलफेयर के लिए, ठीक है। इससे क्या हो, ताकि इनकम इनइक्वालिटी जो है वो कम हो सके। वैसे ही थर्ड ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट बजट का रहता है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना। देखिए हमने पिछले चैप्टर में एडी एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड में हमने सीखा था कि जब भी एक्सेस डिमांड का केस था तो उससे इन्फ्लेशन की हमारी कंडीशन अराइज हो जा रही थी, और वैसे ही जब डेफिसिट डिमांड का सिचुएशन था तो उस समय डिफ्लेशन की कंडीशन अराइज हो जा रही थी। तो अब एक्सेस डिमांड भी हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है और डेफिसिट डिमांड भी सही नहीं है। तो इस अगर कभी कभार इकोनॉमी में ऐसा हो जाए तो उस समय इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए भी गवर्नमेंट बजट कुछ ना कुछ करती है। तो गवर्नमेंट बजट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द बिजनेस फ्लक्चुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो गवर्नमेंट बजट कुछ इस तरीके से बना होता है जिससे जो हमारा बिजनेस फ्लक्चुएशन होगा फ्यूचर में, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जैसा, उसके ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर पाएगी, ठीक है। वो कैसे कर सकती है, देखिए पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट। देखिए जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन अगर अराइज हो तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, सरप्लस बजट लाएगी। सरप्लस मतलब ज्यादा पैसा लाएगी मार्केट में, क्योंकि महंगाई है, महंगाई को हैंडल करने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए। वैसे ही अगर सपोज डेफिसिट बजट डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो उस समय डेफिसिट बजट को वो लाएगी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या हुआ, सरप्लस बजट, और डिफ्लेशन की सिचुएशन में डेफिसिट बजट। डिफ्लेशन मतलब होता है महंगाई नहीं होना, कम हो जाना महंगाई। तो जब महंगाई कम है तो गवर्नमेंट कम बजट लाएगी, डेफिसिट बजट को उस समय बनाएगी। तो इस तरीके से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो पाएगी। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है हमारा गवर्नमेंट बजट का। फोर्थ ऑब्जेक्टिव जो है हमारे गवर्नमेंट बजट का वो है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज को मैनेज करना। अब देखिए पब्लिक एंटरप्राइज क्या होती हैं, बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज जो कि लोगों की भलाई के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं। अब क्योंकि पब्लिक एंटरप्राइज लोगों के लिए काम कर रही है तो गवर्नमेंट का भी एक रोल होता है, एक एम होता है कि इनके लिए, इनकी भलाई के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए ताकि ये पब्लिक के लिए करते रहे। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री विच आर एस्टेब्लिश एंड मैनेज फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। अब हमारी कंट्री में क्या है, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं जो कि इसलिए एस्टेब्लिश हुई है ताकि वो सोशल वेलफेयर कर पाए पब्लिक का। तो बजट कुछ इस तरीके से बनाया जाता है गवर्नमेंट का कि वो मैनेज और प्रोवाइड कर पाती है फाइनेंशियल हेल्प ऐसी ऐसी कंपनीज को। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ।
इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इकोनॉमी की ग्रोथ करवाना। तो ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री, कंट्री की ग्रोथ रेट किस पर डिपेंड होती है? रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। किसी भी कंट्री में कितनी सेविंग हो रही है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, उस पर किसी भी कंट्री की ग्रोथ रेट डिपेंड करती है। तो अब गवर्नमेंट बजट भी इस तरीके से बना होता है। गवर्नमेंट बजट का पर्पस ये होता है कि वो लोगों की जो सेविंग्स है और जो इन्वेस्टमेंट है वो उनके पास से वो इकोनॉमी में लाएं। आपको याद होगा जनधन योजना हमारे नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। ओके, तो उसमें क्या था, सब लोगों का बैंक अकाउंट खोलने की बात करी गई थी। इससे क्या होगा, जब लोग अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे तो वो अपनी सेविंग्स को बैंक में रखेंगे। अब जब बैंक में उनकी सेविंग आएगी तो बैंक क्या करेगी, उस सेविंग्स को आगे एज अ लोन लोगों को पैसा देगी, और जब पैसा मार्केट में आएगा तो वो इन्वेस्ट होगा अलग अलग जगह। तो इन्वेस्टमेंट से क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो गवर्नमेंट बजट का ये भी ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ग्रोथ करवाना। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए वो अलग अलग पॉलिसीज बनाएंगी। लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में, वो है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटी को रिड्यूस करना भी एक ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का। देखिए क्या होता है रीजनल डिस्पैरिटी। अगर मैं बात करूं दिल्ली जैसे सिटी की, और एक बात करूं अगर मैं बिहार, दिल्ली और बिहार में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आप सबको पता होगा कि क्या कंपैरिजन है दिल्ली और बिहार का। हम कुछ कंपेयर नहीं कर सकते इन दोनों को। दिल्ली एक अर्बन एरिया है, बिहार एक रूरल एरिया है। क्या अगर आज किसी को अपनी कंपनी खोलनी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना है, तो वो कहाँ खोलना पसंद करेगा? वो दिल्ली में खोलना पसंद करेगा। क्या वो बिहार में खोलना पसंद करेगा? नहीं। अच्छा, लेकिन इससे क्या होगा, इससे एक नेगेटिव डिसएडवांटेज हमें ये देखने को मिलेगा कि दिल्ली तो डेवलप्ड होते जाएगा लेकिन बिहार डेवलप्ड नहीं हो पाएगा। इससे क्या आएगा, रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी। रीजन टू रीजन में क्या है, डिस्पैरिटी है, डिफरेंस है। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है अपने गवर्नमेंट बजट में, वो कहती है कि हम ऐसी जगह में जहां पर लोग जाना पसंद नहीं करते वहां पर हम टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसी लाएंगे। इससे क्या होगा, अगर कोई भी पर्सन बिहार में अपना प्लांट सेटअप करता है तो वहां पर हम उन्हें क्या देंगे, मदद देंगे। ठीक है, सपोज अगर आप यहाँ पर लैंड लेके अपना काम सेटअप करते हो तो हम आपको सस्ती रेट में लैंड दे देंगे, हम आपको बिजली फ्री रेट शुरू में फ्री दे देंगे। ठीक है ना, ताकि क्या हो, लोग यहाँ पर जाना प्रमोट करें, यहाँ पर अपना सेटअप करना प्रमोट करें, ताकि ये रीजन भी क्या हो पाए, डेवलप हो पाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, जो रीजनल डिस्पैरिटी है दिल्ली और बिहार के बीच में वो रिड्यूस हो पाएगी। ठीक है, तो बिहार को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट बिहार के लिए कुछ चीजें करेंगी। जैसे क्या क्या करेंगी, एनकरेज करेगी, लोगों को एनकरेज करेगी आप यहाँ पर सेटअप करें, यहाँ पर हम आपको टैक्स में छूट दे देंगे, टैक्स कंसेशन दे देंगे, या हम आपका कुछ एक्सपेंडिचर उठा लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा बिहार में भी जाना पसंद करेंगे। और वैसी बहुत सारी रूरल एरियाज हैं हमारी कंट्री में जो अभी भी क्या है, पिछड़ी हुई हैं, बैकवर्ड हैं, वो अभी भी डेवलप नहीं हो पा रही हैं एज कम्पेयर टू दिल्ली। ओके, तो द गवर्नमेंट बजट एम्स टू रिड्यूस द रीजनल डिस्पैरिटी। तो गवर्नमेंट बजट का एम होता है कि रीजनल डिस्पैरिटी को रिड्यूस करना थ्रू टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसीज फॉर एनकरेजिंग द सेटअप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। तो जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है वहां पर अपनी टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसीज से वो उन रीजन्स का जो डिस्पैरिटी है उसको रिड्यूस करने के हेल्प करती है हमारी गवर्नमेंट बजट। ओके, तो आई होप आपको गवर्नमेंट बजट का मीनिंग एंड गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक बार मैं फिर से रीड कर देता हूँ। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड इज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, थर्ड इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फोर्थ इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, फिफ्थ है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्स्थ है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बजट। देखिए बजट के बेसिकली 2 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू एंड सेकंड इज कैपिटल। ओके, तो एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है हमारा कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट जो होता है इसमें रेवेन्यू एक्सपेक्ट की चीजें आती हैं, कैपिटल बजट में कैपिटल एक्सपेक्ट की चीजें आती है, नेचर की चीजें आती हैं। ओके, ये भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं। अब रेवेन्यू भी फर्दर डिवाइडेड है, अब रेवेन्यू रिसीट्स भी होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होते हैं। वैसे कैपिटल भी फर्दर डिवाइडेड होता है, कैपिटल के भी कुछ रिसीट्स होते हैं और कैपिटल के भी कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं। तो हम पहले अब क्या करेंगे, अब रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को स्टडी करेंगे। आइए सीखते हैं रिसीट्स क्या होते हैं, बजट में रिसीट्स को
क्या कहते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, बजट रिसीट्स क्या है? इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड मनी, कितना पैसा गवर्नमेंट को मिलने वाला है, उसे क्या कहते हैं? मनी रिसिप्ट्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर। एक फिस्कल ईयर के दौरान गवर्नमेंट को सारे सोर्सेज से कितना पैसा मिलने वाला है, इसको हम क्या कहेंगे? बजट रिसीट्स। ओके, तो बजट रिसीट्स दो टाइप के हैं, अभी हमने डिस्कस किया। फर्स्ट इज रिवेन्यू रिसीट्स एंड सेकंड वन इज कैपिटल रिसीट्स। रिवेन्यू रिसीट्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है टैक्स रिवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू। कैपिटल रिसीट्स के थ्री टाइप्स होते हैं, एक होता है बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन एंड अदर रिसीट्स। आइए डिस्कस करते हैं इन्हें थोड़ा डिटेल में। देखिए स्टूडेंट्स, रिवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं? इट रेफर्स टू दोज रिसीट्स, ये वो रिसीट्स हैं विच नाइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी, जिससे ना ही आपकी कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, और ना ही कोई एसेट्स, गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं। तो ऐसे रिसीट्स जिससे ना ही आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी और ना ही आपके एसेट्स, गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस होंगे, ऐसे रिसीट्स को हम क्या बोलेंगे? रिवेन्यू रिसीट्स। तो आपको ध्यान रखना है डेफिनेशन में कि रिवेन्यू रिसीट्स क्या है? जिसमें ना ही, तो क्रॉस है आपका, ना ही आपका क्या हो रहा है? कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब क्रिएट हो रही है, और ना ही कोई एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है। तो जब ऐसा नहीं होगा तो ये क्या कहलाया जाएगा? रिवेन्यू रिसीट कहला जाएगा। ओके, समझ गए बात? और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो रिवेन्यू रिसीट्स होते हैं ये रेगुलर और रिकरिंग नेचर के होते हैं। मतलब जो यहाँ से जो भी पैसा आता है गवर्नमेंट को, वो रेगुलर बेसिस पे आता ही रहता है, और रिकरिंग बार बार आता है, बार बार आता है। ठीक है, तो रिवेन्यू रिसीट्स जो होते हैं वो रेगुलर और रिकरिंग नेचर के होते हैं। आइए दो मेन सोर्स देखते हैं रिवेन्यू रिसीट्स के। तो फर्स्ट इज टैक्स रिवेन्यू एंड सेकंड इज नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू क्या होता है? इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ रिसिप्ट्स फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। जो भी आपको पैसा मिल रहा है, किस फॉर्म में? टैक्सेस के फॉर्म में, या कोई भी और ड्यूटीज जो गवर्नमेंट लगाती है, किसी के ऊपर चार्ज करती है, उसके फॉर्म में जब भी आपको पैसा मिलता है तो आप उसे टैक्स रिवेन्यू में कैलकुलेट करते हैं। आपको भी पता होगा कि टैक्स रिवेन्यू भी फर्दर क्लासिफाइड होती है। दो टाइप के टैक्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट दो तरह के टैक्सेस से पैसा ले सकती है लोगों से। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। आइए डिटेल में स्टडी करते हैं इन्हें भी कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स से। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी भी इंडिविजुअल या कंपनी के ऊपर लेवी किया जाता है। लेवी मतलब चार्ज किया जाता है। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी के ऊपर जो भी हम टैक्स चार्ज करते हैं उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो किसी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर चार्ज किया जाता है, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अच्छा, शिफ्ट ऑफ बर्डन, क्या डायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं? यस, द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। बर्डन डायरेक्ट टैक्स का शिफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब क्या है, जिस पर्सन का वो टैक्स है उसी को पे करना पड़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है, यहां पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड, मतलब इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो पर्सन का है वो डिफरेंट पर्सन में शिफ्ट हो सकता है। मतलब बेचेगा कोई, खरीदेगा कोई, लेकिन बेचने वाला खरीदने वाले को टैक्स देने में मजबूर कर सकता है। अभी हम एग्जाम्पल समझेंगे तो इससे आप समझ पाएंगे। वैसे ही है इसका नेचर। डायरेक्ट टैक्स का जो नेचर होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर प्रोपोर्शनल नेचर होता है। इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। कवरेज की बात अगर हम करें तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसका लिमिटेड रीच होता है। ये हर सेक्शन ऑफ इकोनॉमी में जितने भी सेक्शन के लोग हैं सब तक नहीं लग पाता डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो ये वाइड कवरेज होता है, ये हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में हर बंदे तक लग पाता है। आइए बताते हैं अब आपको कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जाम्पल क्या है, उससे भी हम इन्हें डिटेल में और आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए आपने सुना होगा इनकम टैक्स। क्या होता है इनकम टैक्स? इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो आपकी इनकम पर लगता है, जो आपकी इनकम पर लगता है। सपोज आपकी एनुअल इनकम 10 लाख है, तो 10 लाख पर जो आप टैक्स दोगे, सपोज इसका रेट आप दे रहे हो 10%, तो 10 लाख पर जो आप 10% टैक्स देंगे जो कि 1 लाख आएगा, ये 1 लाख आपका क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स होगा। अब ये टैक्स, सपोज ये इनकम मिस्टर ए की थी, अब ये टैक्स मैं मिस्टर बी से तो ले ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो मिस्टर ए की इनकम थी, तो यहां पर मैं इसका बर्डन, ये टैक्स का बर्डन बी में शिफ्ट नहीं कर सकता। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो किसी इंडिविजुअल या कंपनी में लगता है। तो इंडिविजुअल की इनकम हो या कंपनी की इनकम हो तो ये डायरेक्ट टैक्स उसे ही देना पड़ेगा। वैसे इसका बर्डन मैं शिफ्ट नहीं कर सकता। मिस्टर ए बी से नहीं कह सकते कि तुम मेरा टैक्स पे करो। ओके, और इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है?
प्रोग्रेसिव नेचर होता है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब क्या है, देखिए सपोज करते हैं गवर्नमेंट ने कहा कि जिसकी इनकम 60,000 से 1 लाख के बीच में होगी उस पर हम 10% का टैक्स चार्ज करेंगे। वैसे ही उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा जिसकी इनकम 1 लाख 1 से लेके 1,50,000 तक होगी उस पर हम 15% टैक्स चार्ज करेंगे। तो देखा आपने, जिसकी इनकम इस रेंज से इस रेंज में है गवर्नमेंट बोल रही है आप टैक्स 10% टैक्स दे, जिसकी इनकम इस रेंज से इस रेंज में है गवर्नमेंट बोल रही है 15% टैक्स दे। तो मतलब कम इनकम वालों पर कम टैक्स, ज्यादा इनकम वालों पर ज्यादा टैक्स। तो इसी टाइप को बोलते हैं प्रोग्रेसिव नेचर होना। ओके, तो डायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या है, प्रोग्रेसिव है। और कवरेज की बात हमने करी कि यहाँ पर कवरेज लिमिटेड रहता है। अब हमें पता है इंडिया जैसी कंट्री में सारे लोग रिच तो होते नहीं है, सबकी इनकम जो होती है वो 2.5 लाख से कम ही होती है। ज़्यादातर जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमारी वो मिडिल क्लास है, मतलब जिनकी इनकम सालाना 2.5-3 लाख से कम ही रहती है। तो 2.5-3 लाख में तो कोई भी टैक्स देना ही नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर कहा है कि जो डायरेक्ट टैक्स की जो रीच है वो लिमिटेड है। ओके, आइए इनडायरेक्ट टैक्स में हमने क्या स्टडी करा था कि इनडायरेक्ट टैक्स किस पर चार्ज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज पर। अगर हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में जाके परचेज करते हैं तो हमें उसमें एक टैक्स देना पड़ता है जिसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आपने देखा होगा डोमिनोज का पिज्जा आप सबने खाया होगा, तो डोमिनोज के पिज्जा में बाहर लिखा होता है कि 99 का हम आपको सेल करेंगे, लेकिन जब वो बिल बना के देते हैं तो 99 तो दिखता ही है, साथ साथ 18% आपका जीएसटी अलग से लगा देते हैं, जिसमें 9% सीजीएसटी चार्ज करते हैं, 9% एसजीएसटी चार्ज करते हैं। ओके, तो टोटल 18% जीएसटी आपको कैलकुलेट करके आपको टोटल बिल की वैल्यू देते हैं, जो कि 99 से काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर क्या है, जो सेलर था, जिस सेलर ने क्या किया, ये टैक्स किससे चार्ज किया, ये टैक्स बायर से चार्ज किया। क्या यहाँ पर मैंने ए ने अपना टैक्स बी से लिया था क्या, नहीं, यहाँ पर तो बर्डन शिफ्ट हो ही नहीं पाया था। लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, बर्डन शिफ्ट हो सकता है। परचेजर जो सेलर है वो परचेजर से क्या कर सकता है, टैक्स को कलेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए इस टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर बर्डन शिफ्ट हो सकता है। अच्छा, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर होता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब होता है इक्वल। चाहे आप, अगर मैं ज्वेलरी की बात करूं, ज्वेलरी परचेज करने में भी हमें टैक्स देना पड़ता है। सपोज आप 1000 रुपीज की कोई ज्वेलरी ले रहे हो तो उस पर भी आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा, जो भी रेट होगा उसका। सपोज आप 1 लाख का कोई ज्वेलरी ले रहे हो तो उस पर भी आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। तो मतलब कितने की भी आप कोई भी सामान लें, गुड्स एंड सर्विसेज लें, आपको सेम ही अमाउंट टैक्स का देना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल इन नेचर। ओके, वैसे ही इसका जो रीच होता है वाइड कवरेज होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो सभी सेक्शन में, जितनी भी सोसाइटी के जितने भी सेक्शन लोग हैं सबसे हम कलेक्ट कर पाते हैं, चाहे वो पुअर हो रिच हो। तो अगर पुअर भी डोमिनोज में पिज्जा खाने जाएगा तो उससे भी वही जीएसटी लिया जाएगा जो कि एक रिच से लिया जाएगा। तो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो वो पुअर खरीदे या फिर रिच खरीदे, उन पर सेम ही टैक्स क्या होगा, अप्लाई होगा। इसलिए यहाँ पर बोला है इसकी वाइड कवरेज होती है। तो ये थे हमारे टैक्स रिवेन्यू के सोर्सेज, जैसे डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। आइए अब देखते हैं टैक्स के अलावा जो सोर्स है गवर्नमेंट का वो कौन सा है, वो है नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो इट रेफर्स टू द रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज अदर देन दीज ऑफ अ टैक्स रिसीट्स। टैक्स रिसीट को छोड़ के और जिस सोर्सेज से भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, जिससे पैसा आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टैक्स रिवेन्यू। आइए देखते हैं गवर्नमेंट के पास टैक्स को छोड़ के और कहां कहां से पैसा आता है, डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट सोर्स है हमारा इंटरेस्ट। पहला सोर्स क्या है, इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट होता है, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट कहां से मिलेगा, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता है लोन से। सपोज किसी गवर्नमेंट ने किसी स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन गवर्नमेंट को या किसी पब्लिक एंटरप्राइज, प्राइवेट एंटरप्राइज या किसी को भी अगर लोन दिया है तो लोन के बदले वो वहां से क्या लेंगे, इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे। तो ऐसी इंटरेस्ट इनकम गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिवेन्यू के अंदर आएगी। ओके, दूसरा हमारा आता है प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। सपोज गवर्नमेंट ने किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, ओके, किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर अगर उन्होंने खरीदे हैं तो शेयर के बदले गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, वहां से प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड मिलेगा। तो ये भी गवर्नमेंट की इनकम होगी, तो ये भी नॉन टैक्स रिवेन्यू में आएगी। वैसे ही फीस, गवर्नमेंट क्या करती है, फीस चार्ज करती है। कब कब करती है फीस चार्ज, जब भी गवर्नमेंट कोई सर्विस रेंडर करती है, सर्विस देती है तो उसके बदले गवर्नमेंट फीस चार्ज करती है। जैसे कोर्ट फीस हो गई, रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, इंपोर्ट फीस हो गई, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट चार्ज करती है जब वो अपनी सर्विस देती है। तो ये फीस कलेक्ट करना भी गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक नॉन टैक्स रिवेन्यू है। इसके बाद हमारा आता है गिफ्ट्स एंड ग्रांट। सपोज किसी गवर्नमेंट को बाहर की कंट्री से कुछ गिफ्ट मिल गया,
कुछ पैसा मिल गया, ठीक है ना, फॉर सोशल यूज, या फिर किसी कंट्री में सपोज बाढ़ आ गई, फ्लड हो गया, वॉर हो गया, ओके, अर्थक्वेक आ गया, तो इससे गवर्नमेंट को हमारी इंडियन गवर्नमेंट को किसी बाहर की कंट्री से कुछ पैसा मिल गया, तो वो गिफ्ट एंड ग्रांट में आता है। तो ऐसी इनकम को हम गिफ्ट एंड ग्रांट में लिखते हैं, जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू है। वैसे ही लाइसेंस फी, अगर आपको कोई चीज का यूज करना है, अगर आपको कोई चीज का यूज करना है, परमिशन चाहिए, तो उसके लिए आपको लाइसेंस फी देनी पड़ती है। जैसे अगर आप 18 प्लस हो गए हो, आपको व्हीकल चलाना है रोड पर, तो उसके लिए आपको लाइसेंस बनाना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको फी लगती है, तो लाइसेंस फी। सपोज आपको अपने पास एक पर्सनल सेफ्टी यूज के लिए गन रखनी है, तो उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, लाइसेंस फी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो लाइसेंस फी कब इम्पोज होता है, जब भी हम गवर्नमेंट से कुछ परमिशन मांगते हैं, ओके। तो ये भी गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इसके बाद आता है फाइन्स एंड पेनल्टी। आपने देखा होगा अगर हम कोई भी लॉ को ब्रेक करते हैं तो हमारे ऊपर क्या लगते हैं, फाइन और पेनल्टी लगते हैं। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो अगर दिल्ली में आप हेलमेट पहन के नहीं जाते हैं तो आपको आपके ऊपर 1000 रुपीज़ का फाइन लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी, ओके। वैसे अगर आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो 5000 रुपीज़ की पेनल्टी लग जाएगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का ये मेन सोर्स होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू का। फिर वैसी बात आती है एस्चीट्स की। एस्चीट्स क्या होता है, एस्चीट्स क्लेम होता है जो गवर्नमेंट क्लेम करती है किसी भी प्रॉपर्टी पर। सपोज करते हैं एक प्रॉपर्टी है, दिल्ली में एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो मर गया और उसका कोई भी बच्चा नहीं था, ठीक है, मर गया। अब उसने अपनी वसीयत किसी के नाम ही नहीं करी, तो ऐसी प्रॉपर्टी में जो हक होगा वो फिर गवर्नमेंट का हो जाएगा, ओके। तो इस चीज को बोलते हैं एस्चीट्स। तो एस्चीट्स क्या है, क्लेम है गवर्नमेंट का किसी भी प्रॉपर्टी पर, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी पर, जो उस पर्सन की प्रॉपर्टी पर जो डाई हो गया विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हायर और विल, जो अपनी कोई विल नहीं रख गया, ना ही उसका कोई है देखभाल करने वाला उसका बच्चा, तो ऐसा नहीं होता, तो गवर्नमेंट उस ऐसी प्रॉपर्टीज को ले लेती है। तो ऐसी इनकम को गवर्नमेंट एस्चीट्स के नाम से जानती है और ये भी एक नॉन टैक्स रेवेन्यू का सोर्स है। वैसे ही होता है फिर फोरफीचर। फोरफीचर का मतलब क्या होता है, फोरफीचर एक पेनल्टी का ही फॉर्म है, जो कि हमारा कोर्ट जो है वो कोई काम नहीं करने पर इम्पोज करता है। ऐसी पेनल्टी जो आपने नहीं करी तब आप पर इम्पोज होगी, तो उसे फोरफीचर कहते हैं। अगर आपने कंपनी अकाउंट्स में शेयर चैप्टर पढ़ लिया होगा तो आपने सुना होगा कि जब भी शेयर्स के हम इंस्टॉलमेंट नहीं देते हैं, चाहे कॉल मनी हो, चाहे हमारी जितनी भी मनी हम कॉल करते हैं इंस्टॉलमेंट्स में, अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट पे करना हम भूल जाते हैं, सपोज हमने फर्स्ट कॉल पे 2 मंगाए, 3 मंगाए, 5 मंगाए, 6 मंगाए, तो इस तरह के हम कॉल्स मंगाते हैं। सपोज हमने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल तो दे दी थी, लेकिन लास्ट कॉल आप दे नहीं पाए, तो ऐसे में क्या करती है कंपनी, आपके शेयर को फोरफीट कर देती है, पेनल्टी चार्ज कर देती है। मतलब ये जो आपने पैसे दिए वो तो जब्त कर लेती है और आपके शेयर भी वापस ले लेती है, तो उसे फोरफीचर कहते हैं। मतलब आपने अगर कोई काम नहीं किया तो उसके बदले जो आपको पेनल्टी लगेगी वो फोरफीचर होता है। फिर लास्ट जो आता है यहाँ पर नॉन टैक्स रिवेन्यू का सोर्स, वो होता है कुछ स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट में जैसे क्या होता है, पेमेंट होती है यहाँ पर ओनर्स की ऑफ द प्रॉपर्टी हुज वैल्यू आर एप्रिशिएटेड ड्यू टू द डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सपोज करते हैं आप एक एरिया में रहते हैं, सपोज रोहिणी एरिया में रहते हैं, ये दिल्ली में एक एरिया है। तो रोहिणी एरिया में अगर आप रहते हैं, आज से 5 साल पहले आप यहाँ पर अपना एक फ्लैट लिया, तो आसपास कुछ नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ से एक मेट्रो की लाइन जाने लग गई। अब मेट्रो गवर्नमेंट की है, तो दिल्ली गवर्नमेंट की मेट्रो लाइन से क्या हुआ, ये जो आपने फ्लैट लिया था इसका प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो ये तो दिल्ली गवर्नमेंट का खर्चे से आपका फ्लैट का प्राइस बढ़ गया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना, जो आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का पैसा आपको देना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ पैसा आपको यहाँ पर देना पड़ रहा है, ठीक है। तो यही स्पेशल असेसमेंट का टाइप होता है। जो स्पेशल असेसमेंट क्या है, ये पेमेंट होती है मेड बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हुज वैल्यू हैज बीन एप्रिसिएटेड। तो जिस ओनर की प्रॉपर्टी की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है, बढ़ गई है, किस कारण से, गवर्नमेंट की डेवलपमेंट एक्टिविटी के कारण से, तो वो किस में आती है, स्पेशल असेसमेंट के अंदर आती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ओके। तो हमने क्या स्टडी करा, हमने स्टडी करा बजट रिसीट का पहला टाइप रिवेन्यू रिसीट, जिसमें हमने 2 सोर्सेस को पढ़ा, फर्स्ट इज टैक्स रिवेन्यू एंड सेकंड इज नॉन टैक्स रिवेन्यू, ठीक है। टैक्स रिवेन्यू में भी हमने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को स्टडी करा, और उसके बाद नॉन टैक्स रिवेन्यू में हमने बहुत सारे सोर्सेस को स्टडी करा। आइए अब आगे देखते हैं।
तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा रेवेन्यू रिसीट को, जो ना ही लायबिलिटी को क्रिएट करती है ना ही एसेट को रिड्यूस करती है। अब हम देखेंगे कैपिटल रिसीट्स को। कैपिटल रिसीट वो रिसीट होती है जो या तो लायबिलिटी को क्रिएट करेगी या एसेट्स को रिड्यूस करेगी। तो मतलब कोई एक कंडीशन होना नेसेसरी है, ठीक है। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट्स। वैसे ही अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसे हम रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कैपिटल रिसीट्स की डेफिनेशन। इट रेफर्स टू दोज रिसीट्स विच आइदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी, जो या तो लायबिलिटी आपकी क्रिएट कर देगी और कॉज द रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट्स के एसेट्स का रिडक्शन कर देगी। ओके, तो ऐसे उनको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट्स कहेंगे। आइए देखते हैं कैपिटल रिसीट्स के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। गवर्नमेंट को कैपिटल रिसीट्स कहां कहां से मिल सकता है। फर्स्ट वन इज बोरोइंग्स। बोरोइंग से पैसा मिलता है, तो रिसीट का मतलब होता है पैसा मिलना। लेकिन ये जो बोरोइंग से पैसा मिला ना, ये गवर्नमेंट को पैसा कैसे मिला, क्यों मिला, टू मीट द एक्सेस एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट को अपने खर्चे पूरे करने थे, गवर्नमेंट को पैसा मिल गया। लेकिन इस पैसे मिलने से क्या होगा, गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि जब भी हम किसी से लोन लेते हैं, ऐसा पैसा लोन लेते हैं, तो उससे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इसे कैपिटल रिसीट में गिना जाता है। तो बोरोइंग क्या है, बोरोइंग वो फंड है जो गवर्नमेंट रेज करती है अपने एक्सेस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। किसी से उधार ले लिया तो वो बोरोइंग है। तो गवर्नमेंट कहीं से भी बोरो कर सकती है, चाहे वो ओपन मार्केट पब्लिक से कर ले, या फिर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो कर ले, या फिर फॉरेन गवर्नमेंट से, चाहे वो यूएसए की गवर्नमेंट हो, इंग्लैंड की गवर्नमेंट हो, कहीं से बाहर से भी गवर्नमेंट बोरो कर सकती है। तो ऐसे बोरो करने से गवर्नमेंट की लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इसीलिए ये कैपिटल रिसीट में आता है। वैसे है दूसरा जो हमारा है कैपिटल रिसीट का सोर्स, वो है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट कभी कभार दूसरी गवर्नमेंट को लोन भी देती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो, तो किसी को भी गवर्नमेंट लोन देती है। लेकिन जब उस लोन की रिकवरी हो जाती है तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस हो जाते हैं। देखिए ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, लोन दिया है दूसरी गवर्नमेंट को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो, किसी को भी हो। लेकिन जब ये लोन की रिकवरी हो जाएगी तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट के एसेट रिड्यूस होना भी कैपिटल रिसीट में आता है। हमने पढ़ा था ना, रिडक्शन इन द एसेट। अब बच्चे पूछते हैं कि गवर्नमेंट के एसेट्स कैसे रिड्यूस हो जाएंगे, तो यहाँ पर बच्चों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी हमने सीखा है क्लास 11th में, जब हम अकाउंट्स शुरू कर रहे थे, तो हमने एक वर्ड सीखा था, डेटर। डेटर कौन पर्सन होता था, डेटर वो पर्सन होता था जिसे हमने चीजें किसमें दी थी, उधार में दी थी, ठीक है। तो जब भी हम उधार में कोई चीज सेल करते थे तो डेटर बनता था, नहीं बनता था, ओके। और जब वो डेटर पैसे वापस दे देता था तो डेटर खत्म हो जाता, नहीं हो जाता था, बिल्कुल हो जाता था। और डेटर का नेचर क्या होता है, एसेट, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर है, गवर्नमेंट ने इन्हें क्या दिया, लोन दिया। तो ये जो जिसको हमने लोन दिया वो हमारे क्या हो गए, एक तरीके से डेटर हो गए, ठीक है। मैंने लोन दिया उन्हें एक, ओके। तो अब ये एसेट था, अब ये जब एसेट मेरा पैसे वापस दे देंगे तो ये एसेट खत्म होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जब भी हमारी लोन की रिकवरी हो जाती है तो एसेट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ध्यान रखना, जब भी हम लोन लेते हैं तो लायबिलिटी बढ़ती है, और जब लोन की रिकवरी हो जाती है तो एसेट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके, आइए देखते हैं अदर रिसिट्स में और भी सोर्सेस क्या हैं, अदर रिसिट्स हैं और कैसे कैसे पैसे आ सकता है। फर्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सेलिंग अ पार्ट और होल ऑफ शेयर्स ऑफ सिलेक्टेड पब्लिक अंडर सेक्टर अंडरटेकिंग। अब देखिए गवर्नमेंट के पास भी अलग अलग पीयूसीयूज के शेयर्स होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के पास अलग अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के, ओके। लेकिन अगर गवर्नमेंट इन शेयर्स को सेल कर दे मार्केट में, तो सेल करके तो पैसा मिल जाएगा, पैसा तो आ जाएगा, कैपिटल रिसीट हो जाएगा। लेकिन उन शेयर्स को सेल करके गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे। शेयर्स को सेल करके गवर्नमेंट के एसेट क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। इसीलिए ये भी कैपिटल रिसीट में आता है, डिसइन्वेस्टमेंट करना। अदर सोर्स जो है वो है स्मॉल सेविंग। स्मॉल सेविंग क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट को कभी कभार पब्लिक से फंड रेज करना पड़ता है, तो पब्लिक से फंड वो अलग अलग फॉर्म में रेज कर सकती है। जैसे पब्लिक क्या करती है, पोस्ट ऑफिस में अपना डिपॉजिट कर देती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अपने डिपॉजिट्स रख देती है आम जो जनता होती है, या वो किसान विकास पत्र में अपना डिपॉजिट रख सकती है। तो ये डिपॉजिट्स उन्होंने गवर्नमेंट को दिया तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया। लेकिन अब जो गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ गया, लेकिन इस पैसे से गवर्नमेंट की क्या बढ़ी, गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ी, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा मिला है उसे वापस चुकाना भी तो पड़ेगा, देना भी तो पड़ेगा, ओके। तो अब पैसा तो आ गया, लेकिन इस पैसे से क्या हुई, गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ी। तो स्मॉल सेविंग्स भी कैपिटल रिसीट का पार्ट है, क्यों, क्योंकि इससे लायबिलिटी क्या होती है, क्रिएट होती है।
तो हमने क्या सीखा, कैपिटल रिसीट क्या होता है, कैपिटल रिसीट वो रिसीट्स हैं जिससे या तो लायबिलिटी क्रिएट होगी या एसेट्स डिक्रीज होगा। बोरिंग से क्या होती है, लायबिलिटी क्रिएट होती है। रिकवरी ऑफ लोन से क्या होता है, एसेट्स रिड्यूस हो जाते हैं। वैसे डिसइन्वेस्टमेंट से भी क्या होता है, एसेट्स हमारे रिड्यूस हो जाते हैं शेयर्स को सेल करके। स्मॉल सेविंग से क्या होता है, पैसा तो आता है, इन सब सोर्सेज से पैसा आता है, लेकिन कुछ से लायबिलिटी बढ़ जाती है, कुछ से एसेट्स हमारे कम हो जाते हैं। स्मॉल सेविंग से भी पैसा आया, लेकिन इससे लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, आई होप आपको ये दोनों टॉपिक आज क्लियर हो गए होंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, हमने रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट को तो स्टडी कर लिया। अब हम सीखेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को। देखिए अब बजट एक्सपेंडिचर को, इसके ये बजट एक्सपेंडिचर के हेड हो गए। तो बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा। इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो एक फिस्कल ईयर के दौरान गवर्नमेंट का कितना क्या रखते हैं, हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, जो भी एस्टिमेट अनुमानित एक्सपेंडिचर है, खर्चा है जो एक गवर्नमेंट फिस्कल ईयर के दौरान करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, बजट एक्सपेंडिचर कहेंगे। अब ये भी बजट एक्सपेंडिचर दो उसमें कैटेगराइज है। अभी हमने डिस्कस किया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए डिस्कस करते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों क्या क्या कहते हैं। देखिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट, जो ना ही, इसमें क्रॉस है, जो ना ही एनी एसेट्स को क्रिएट करेगा, कोई भी एसेट्स को क्रिएट नहीं करेगा, नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, और ना ही इससे कोई लायबिलिटी गवर्नमेंट की रिड्यूस होगी। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे ना ही एसेट्स का क्रिएशन होगा और ना ही लायबिलिटीज की रिडक्शन होगी। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। मतलब ऐसा खर्चा जिससे ना ही गवर्नमेंट का एसेट बढ़ेगा, ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी घटेगी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लाया जाएगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर क्या होता है, ये भी रिकरिंग नेचर के होते हैं। जैसे रिवेन्यू रिसीट्स रिकरिंग नेचर के थे, वैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हमारे रिकरिंग नेचर के होते हैं। आइए, इट इज इनकर्ड ऑन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्रोविजंस ऑफ वेरियस सेक्टर। ये आए दिन गवर्नमेंट के रोजाना खर्चों में आते रहते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग में ये खर्चा में करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं अगर आपको बताता हूँ, पेमेंट ऑफ सैलरी, गवर्नमेंट को अपने स्टाफ की सैलरी पे करनी पड़ती है, पेंशन पे करनी पड़ती है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का काम है उसमें खर्चा, डिफेंस सर्विस का काम है उसमें खर्चा, हेल्थ सर्विस का काम है उसमें खर्चा, ग्रांट टू स्टेट, किसी स्टेट को ग्रांट दे दिया, ठीक है ना, पैसे दे दिए, उसमें खर्चा। तो ये सारे खर्चों से क्या होगा, गवर्नमेंट का ना एसेट बढ़ेगा और ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी खत्म होगी, ये तो देने ही देने हैं। तो ऐसे खर्चे को गवर्नमेंट बोलेगी हमारा ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, वो एक्सपेंडिचर जहां पर क्या देखने को मिलेगा, या तो एसेट्स आपका क्रिएट होगा या फिर लायबिलिटी आपकी रिड्यूस होगी। तो कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। तो इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट्स एन एसेट, जो या तो एसेट्स को क्रिएट कर दे, या फिर कॉज एनी रिडक्शन ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर लायबिलिटी इससे गवर्नमेंट की कम हो जाए। तो ये कैसे नेचर के होते हैं, ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, ये बार बार देखने को नहीं मिलते, कभी कभार ही होते हैं। लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर के होते हैं, ये होते रहते हैं ये खर्चे। ओके, इट्स ऐड टू द कैपिटल ऑफ स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से क्या होता है, इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक का एडिशन हो जाता है, ठीक है ना, और इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो एंड फ्लाईओवर। अब देखिए गवर्नमेंट ने मेट्रो पर खर्च किया है, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट होगा, और ये खर्चा क्या है, गवर्नमेंट का फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे फायदा मिलेगा। अब ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट बार बार मेट्रो में खर्च कर रही है, एक ही बार करती है, तो इसलिए नॉन रिकरिंग नेचर का है। तो इससे क्या हुआ, इस खर्चे से एसेट क्रिएट हुआ। लेकिन यहां पर जैसे हमने सैलरी पे करी, तो सैलरी पे करने से कोई एसेट का क्रिएशन हुआ क्या, क्या लायबिलिटी कम हुई क्या, नहीं, इसलिए ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां पर क्या हुआ है, मेट्रो पर खर्च करने से एसेट्स का क्रिएशन हुआ है, मेट्रो एक एसेट है, ओके, एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, ठीक है, तो इससे एसेट का क्रिएशन हुआ है, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। और भी क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, लोन टू स्टेट, किसी स्टेट को लोन देना या यूनियन टेरिटरी को लोन देना, कोई भी रोड बिल्ड कर देना, कोई भी फ्लाईओवर बिल्ड कर देना, या फिर मशीनरी परचेज कर देना, एंड रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग। देखिए रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग से क्या होगा, लायबिलिटी रिड्यूस होगी। आपने कहीं से लोन लिया था, अब उस लोन को आप पे कर देंगे, पे करना आपका एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसे पे करने से आपकी लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग भी क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ओके, आई होप आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अच्छे से समझ आ गए होंगे।
तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही। जो भी मैंने पढ़ाया है एक बार आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके उसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं कि आपको एक लाइन दे देंगे, सपोज कॉर्पोरेशन टैक्स आपसे पूछ लेंगे किस इसका नेचर बताइए, रिवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है, या फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे कि जो बजट होता है उसमें कमियां रह जाती है, ठीक है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। गुड बाय, टेक केयर।